जालोर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बोरवेल में 4 साल का मासूम गिर गया है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है। 90 फीट गहरे बोरवेल में ये बच्चा गिरा है। सांचौर के पास लाचड़ी गांव का ये पूरा मामला है। तो इस वक्त की बड़ी खबर जालोर से मिल रही है। जालोर से बड़ी खबर यह है कि बोरवेल में 4 साल का जो मासूम है वो गिर गया है। सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची है। 90 फीट गहरा ये बोरवेल है जिसके अंदर ये मासूम गिरा है। सांचौर के पास लाचड़ी गांव का ये पूरा का पूरा मामला है। और हमारे साथ में श्याम बिश्नोई जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता जालोर से। उनका रुख करते हैं। श्याम, लगातार इस तरीके की घटनाएं आती है लेकिन लापरवाही जो है वो भी लगातार देखने को मिलती है, जिसके चलते आज फिर से एक मासूम की जो जान है उस पर बनाई है। जी देखिए, जिस तरीके से बोरवेल में घटनाएं हैं पहले भी बहुत जगह से आई है। ऐसे में आज जो है सांचौर के पास लासड़ी गांव में 4 साल का मासूम है, वो 90 फीट गहरे जो है बोरवेल उसमें गिर गया है। मौके पर प्रशासनिक अमला पहुंच चुका है, पुलिस के बड़े अधिकारी भी पहुंच चुके हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं ये बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि जिस तरीके से आए दिन इस तरीके की जिले में घटनाएं हो रही है लेकिन उन पर लगाम लगाने को लेकर प्रशासन की ओर से कोई बड़े कदम नहीं उठाए जाते हैं। ये किसान का जो खेत था उसके अंदर ये 90 फीट गहरा बोरवेल खुदा हुआ था और इस बोरवेल में जो बच्चा है खेलते वक्त गिर गया था। ऐसे में जब पुलिस को इसकी जानकारी मिली उसके बाद में सभी प्रशासनिक अमला है वो वहां मौके पर पहुंच चुका है। पूरे प्रकरण को लेकर जिला कलेक्टर गंभीर है। ऐसे में बच्चे को निकालने के जो प्रयास है वो अब शुरू हो चुके हैं। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि कितनी देर बाद में इस बच्चे को निकाला जाता है। पूरा का पूरा एक किसान के खेत के अंदर जो 90 फीट गहरा बोरवेल था उसके अंदर गिरने की जानकारी है। जी श्याम, एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे, क्या बचाव के इंतजाम शुरू कर दिए गए और पूरी तरीके से जो प्रशासनिक अमला है वो वहां पर पहुंच चुका है? बचाव के लिए तमाम इंतजाम वहां पर लगाए गए हैं? देखिए, बचाव के लिए जो उपकरण है वो मंगवाए जा रहे हैं, क्योंकि अभी जस्ट 10 से 15 मिनट पहले ही इसकी जानकारी मिली थी पुलिस को। और पुलिस सांचौर पुलिस थाने के पास में ही ये जो गांव है लाचड़ी, वहां पर पुलिस के अधिकारी पहुंच चुके हैं, प्रशासनिक अधिकारी पहुंच चुके हैं। लेकिन अब जो उसको बच्चे को निकालने के लिए जेसीबी है सहित अन्य प्रकार के जो उपकरण है वो मंगवाए जा रहे हैं। उसके बाद में बच्चे को निकालने का काम शुरू किया जाएगा। फिलहाल जो है बच्चा अंदर ही है, वहां पर प्रशासनिक अमला जरूर पहुंच चुका है लेकिन निकालने का काम है वो अभी शुरू किया जाएगा। जी चलिए श्याम, बहुत बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिएगा। तो हमारे सहयोगी श्याम बिश्नोई जालोर से हमें जिस तरीके से बता रहे हैं कि सूचना मिलने के बाद जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंच रहे हैं, पहुंच भी गए हैं कई तो। और इसके अलावा जो संसाधन है उन्हें जुटाया जा रहा है, क्योंकि सांचौर के पास एक लाचड़ी गांव का ये पूरा का पूरा मामला है और कुछ देर में जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो वहां पर शुरू हो जाएगा। लेकिन एक बड़ी गंभीर जो बात है वो यहाँ पर ये सामने आई है कि बोरवेल जो था वो खुला था और एक खेत के अंदर इस खुले बोरवेल में एक बार फिर से एक 4 साल का जो मासूम है वो यहाँ पर गिर गया है और उसकी जान पर बनाई है। जयपुर एयरपोर्ट पर बड़ी कार्रवाई हुई है। कस्टम विभाग ने कार्रवाई की है। 16 लाख का जो सोना है वो इस कार्रवाई के दौरान पकड़ा गया है। दुबई से लाया गया था ये सोना। पकड़े गए सोने का वजन 360 ग्राम है। आरोपी यात्री से टीम जो है वो पूछताछ में जुट गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर जयपुर एयरपोर्ट से। जयपुर एयरपोर्ट पर बड़ी कार्रवाई हुई है कस्टम विभाग की, और कस्टम विभाग की इस कार्रवाई के अंदर जो सोना है वो यहाँ पर पकड़ा गया है। 16 लाख रुपए सोने की जो कीमत है वो यहाँ पर बताई जा रही है। दुबई से ये सोना लाया गया था। पकड़े गए सोने का जो वजन है 360 ग्राम है। आरोपी यात्री से टीम जो है कस्टम विभाग की वो लगातार पूछताछ में जुटी हुई है। हमारे सहयोगी राकेश शर्मा फोनलाइन पर हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूरा मामला समझते। राकेश, क्या अपडेट है इस पूरे मामले में? देखिए दीपक, ये सुबह जो एयर अजबा की फ्लाइट आई थी उस यात्री को वहां से पकड़ा गया है। ये यात्री जो अपने साथ सामान लेके आया था उस सामान में जो ट्रॉली बैग था, उस ट्रॉली बैग में जो उसके चारों तरफ वायरिंग होती है उस वायरिंग के अंदर सोना छुपा कर लाया था। सोने का वजन 360 ग्राम है और करीब 16 लाख रुपए का है। कस्टम विभाग के अधिकारी ने इसका पासपोर्ट पकड़ा है। इसके अलावा ये सोना कहाँ से लाया था, कहाँ ले जाने वाला था और इस तरह की तस्करी कितनी बार अब तक वो कर चुका है। जो कस्टम विभाग के अधिकारी उन्होंने पासपोर्ट की डिटेल निकलवाई है, जिससे ये पता करने की कोशिश की जा रही है कि क्या इसने विदेशी यात्राएं की थी और अब से पहले तस्करी के मामले में रहा है। चलिए राकेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो राकेश शर्मा जिस तरीके से बता रहे थे कि दुबई से ये सोना लाया गया था, बैग के अंदर छुपाकर, बैग की जो वायरिंग चारों तरफ होती है उसके अंदर ये छुपाकर ये लाया जा रहा था। और जब जो कस्टम विभाग की टीम है वो पूछताछ कर रही है, ये भी जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है कि इससे पहले इसने कहां कौन कौन से देशों की यात्राएं की थी और क्या इससे पहले भी ये इस तरीके के किसी मामले में लिप्त रहा है या फिर नहीं।
भरतपुर में जुआरियों पर शिकंजा कसा गया है। 10 जुआरियों को गिरफ्तार किया गया है। जुआरियों के पास से 72,000 रुपए कैश भी जब्त किया गया है। 6 बाइक, 9 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। क्यूआरटी टीम ने यह कार्रवाई की है। खो थाना पुलिस की टीम ने ग्राम गदड़वास और अलीपुर के पहाड़ों से 10 जुआरियों को जुआ खेलते गिरफ्तार कर 72,000 रुपए, 6 मोटरसाइकिल और 9 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार बिश्नोई ने बताया कि थानाधिकारी धारा सिंह के नेतृत्व में लगातार मिल रही शिकायतों के बाद में अलीपुर के पहाड़ों में पुलिस की टीम गठित कर 2 तरफ से घेराबंदी कर जुआरियों को पकड़ा गया। जुआरियों में हरियाणा और उत्तर प्रदेश के भी निवासी थे और हरियाणा के और 2 उत्तर प्रदेश के लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद में बाहर से लोग जो हैं बड़े यहां पर आकर इस तरीके से जंगल में जुआ खेलते हैं, जिसको लेकर क्यूआरटी टीम गठित की गई और दबिश देकर इन्हें गिरफ्तार किया गया है। झुंझुनू में लूट की बड़ी वारदात हुई है। व्यापारी से 10 लाख रुपए की लूट हुई है। कैंपर से टक्कर मारकर यह लूट की गई है। कैंपर सवार युवकों ने पहले मारपीट की। उदयपुर वाटी से ही जो व्यापारी था वो लौट रहा था। लूट के बाद पुलिस ने नाकेबंदी करवाई। तो झुंझुनू से ये इस वक्त की बड़ी और अहम खबर सामने आई है कि लूट की वारदात को यहां पर बदमाशों ने अंजाम दिया है। व्यापारी से 10 लाख रुपए की लूट फिलहाल की गई है। कैंपर से टक्कर मारकर ये जो लूट है उसकी वारदात को यहां पर अंजाम दिया गया है। कैंपर सवार युवकों ने पहले मारपीट की। उदयपुर वाटी से ये जो व्यापारी था वो लौट रहा था। लूट के बाद पुलिस ने बदमाशों को पकड़ने के लिए जो नाकाबंदी है वो भी यहां पर करवाई है। और बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच संपूर्ण लॉकडाउन की तैयारी में सरकार आ गई है। मंत्री समूह की रिपोर्ट पर अब सबकी नजर है। शाम 6 बजे रिपोर्ट सौंपेगा मंत्री समूह। दिन भर अधिकारियों से सुझाव लिए जाएंगे। विशेषज्ञों से भी जो राय है वो ली जाएगी। 5 मंत्रियों के समूह का गठन किया गया था। राज्य में सख्त कदम उठाने के लिए 5 मंत्रियों के समूह का गठन मुख्यमंत्री ने किया था। मंत्री समूह सरकार को आज अपनी जो रिपोर्ट है वो सौंपेगा, सुझाव सौंपेगा, जिसके बाद राज्य में संक्रमण रोकने के लिए आगामी निर्णय लिया जाएगा। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में इस कमेटी के गठन का फैसला किया गया था। मंत्री समूह में नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल, जलदाय मंत्री बीडी कल्ला, चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, चिकित्सा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा, चिकित्सा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग को शामिल किया गया है। मंत्रिपरिषद की बैठक में आम राय थी कि संक्रमण की इस चिंताजनक स्थिति पर अंकुश लगाने के लिए कुछ समय तक विवाह आयोजनों को स्थगित कर दिया जाए। बहुत अधिक आवश्यकता हो तो केवल कोर्ट मैरिज ही की जाए। रेड अलर्ट कर्फ्यू की गाइडलाइन को सख्ती से लागू करते हुए आवागमन को न्यूनतम किए जाने का सुझाव भी दिया गया था। और हमारे साथ में प्रेम मीणा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है, उनसे पूरा मामला जानते हैं। प्रेम, किस स्थिति में जो ये मंत्री समूह है उसकी बात आगे बढ़ पाई है? जानकारी तो ये भी मिल रही है कि कुछ मंत्री जो है वो पूर्ण रूप से लॉकडाउन के समर्थन में है। देखिए दीपक जी, कल जैसे ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंत्री समूह का गठन किया, आज मंत्री समूह जो संबंधित अधिकारी है उनके साथ मीटिंग कर रहे हैं, जिसमें मुख्य सचिव निरंजन आर्य है, डीजीपी एमएल लाटर है और तमाम विभागों के जो सेक्रेटरी है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, अतिरिक्त मुख्य सचिव है, उनके साथ वर्चुअल मीटिंग कर रहे हैं। उसमें अधिकारियों का फीडबैक लिया जाएगा। उसके आधार पर ही मंत्री समूह अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपेगा। हमारे सूत्रों के मुताबिक मंत्री समूह में शामिल 5 में से 2 मंत्री पूर्ण लॉकडाउन लगाने के पक्ष में, जबकि 3 जो मंत्री है वो लॉकडाउन के पक्ष में नहीं बताए जा रहे हैं। उनका ये मानना है कि इस पूर्ण लॉकडाउन लगाने से हालात और भी ज्यादा खराब हो जाएंगे। फिलहाल अभी संबंधित जो अधिकारी है उनके साथ मंत्री समूह चर्चा कर रहा है। चर्चा के बाद शाम 6 बजे मंत्री समूह अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपेगा। अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही लेंगे कि राज्य में कब से लॉकडाउन लगाना है और कितने दिनों का लॉकडाउन लगाना है। जी चलिए प्रेम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो हमारे सहयोगी प्रेम मीणा बता रहे हैं कि जो जानकारी उन्हें मिल पा रही है, जो सूत्रों के हवाले से जानकारी है वो ये है कि 5 में से 2 मंत्री जो है वो संपूर्ण लॉकडाउन के पक्ष में, जबकि बाकी 3 पक्ष में नहीं है। उनका मानना है कि स्थिति और ज्यादा बिगड़ सकती है। उन तमाम चीजों को लेकर जो एक तरीके से मंथन अधिकारियों के साथ में वो वीसी के जरिए किया जा रहा है और शाम को 6 बजे तक जो मंत्री समूह ये अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप देगा। हालांकि लॉकडाउन लगाया जाए या फिर नहीं, इसका अंतिम फैसला मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद लेंगे।
आरएलडी चीफ अजीत सिंह का कोरोना से निधन हो गया है। आरएलडी के अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह का यह निधन हुआ है। 86 साल की उम्र में अजीत सिंह का निधन हुआ। गुरुग्राम के निजी अस्पताल में वो भर्ती थे। कोरोना का जो इलाज है वो उनका चल रहा था। 22 अप्रैल को उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। तो राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख अजीत सिंह का कोरोना से निधन हो गया है। 86 साल की उनकी उम्र थी और 86 साल की उम्र में उनका जो निधन है वो हुआ है। दरअसल उनकी जो रिपोर्ट थी वो 22 अप्रैल को कोविड पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद में उनका इलाज चल रहा था। गुरुग्राम के निजी अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हुई है। अजीत सिंह के निधन पर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया है और लिखा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी अजीत सिंह जी के निधन से अत्यंत दुख हुआ है। वे हमेशा किसानों के हित में समर्पित रहे। उन्होंने केंद्र में कई विभागों की जिम्मेदारियों को कुशलतापूर्वक निर्वहन किया। शोक की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिजनों और प्रशंसकों के साथ है। ओम शांति। वहीं अजीत सिंह के निधन पर मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर शोक संवेदना व्यक्त की है। आरएलडी के प्रमुख और पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी अजीत सिंह जी के निधन पर मेरी हार्दिक संवेदना। भगवान इस नुकसान को सहन करने के लिए अपने परिवार के सदस्यों और परिजनों को शक्ति दे, उनकी आत्मा को शांति मिले। अजीत सिंह के निधन पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी ट्वीट किया है और लिखा कि राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी अजीत सिंह जी के निधन का दुखद समाचार प्राप्त हुआ। लंबे समय तक राजनीति में रहते हुए उन्होंने सदैव जनसेवा में अपने आप को समर्पित किया। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति तथा शोकाकुल परिजनों को संबल प्रदान करे। ओम शांति। दौसा जिले के बांदीकुई में एसबीआई बैंक के बाहर जुटी भीड़ कोरोना संक्रमण को आमंत्रित कर रही है। ये भीड़ उन बुजुर्गों की है जो वृद्धावस्था पेंशन लेने के लिए लाइन में खड़े हैं। इनमें कुछ निराश्रित पेंशन और विधवा पेंशन वाली महिलाएं भी है। ये लोग डिजिटल बैंकिंग से पूरी तरह अनजान है। जाहिर है उन्हें बैंकों में आकर ही अपनी राशि लेनी पड़ती है। बैंक के अधिकारियों का कहना है कि बैंक खुलने का निर्धारित समय 10 का है, लेकिन लोग सुबह 8 बजे से ही आकर बैंकों के बाहर लाइन लगा देते हैं। बैंक हो, बाजार हो या फिर बस स्टैंड, हर जगह कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ रही है। दौसा के बस स्टैंड की तस्वीर यही बयां कर रही है, जहां रोडवेज बस जैसे ही आकर खड़ी होती है वैसे ही यात्रियों के बीच बस में चढ़ने की होड़ मच जाती है। इस दौरान गाइडलाइंस की ऐसी की तैसी हो जाती है, न कोई सोशल डिस्टेंसिंग और न मास्क की फिक्र। हालांकि सीट भर जाने के बाद ड्राइवर और कंडक्टर ने बाकी लोगों को नीचे उतार दिया, लेकिन जिस तरह से बस में चढ़ने के दौरान होड़ मच रही है उससे संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। गाइडलाइंस की अनदेखी और लापरवाह प्रशासन। श्रीगंगानगर में कोरोना संक्रमण का खतरा और बढ़ता जा रहा है। रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े में भी लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं। श्रीगंगानगर के तह बाजार का जायजा लिया हमारे संवाददाता अशोक कुमार शर्मा ने। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए जन अनुशासन पखवाड़े का दूसरा फेज चल रहा है, जिसका नाम दिया गया है रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा। लेकिन इस जन अनुशासन पखवाड़े के दौरान राज्य सरकार के द्वारा सुबह 6 से 11 बजे तक ढिलाई देते हुए ग्रोसरी स्टोर्स को खोलने की इजाज़त दी गई थी। साथ ही जिला प्रशासन को चेतावनी दी गई थी कि वो इस ग्रोसरी स्टोर्स के अलावा जितने भी ऐसे स्टोर्स हैं जिनको खोलने की इजाज़त दी गई है वहाँ पर मार्किंग करवाई जाए। लेकिन अभी हम आपको यहाँ के श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय के तह बाज़ार पर मौजूद है, जहाँ पर अधिकांश दुकानें ग्रोसरी स्टोर्स हैं। इस ग्रोसरी स्टोर्स की वजह से यहाँ पे काफ़ी सारी भीड़ भी है। लेकिन मैं आपको यहाँ का दिखाऊं तो कहीं पे भी कोई मार्किंग नहीं की गई है। मार्किंग नहीं होने की वजह से जो उपभोक्ता हैं शॉपिंग करने के लिए आते हैं वो अनावश्यक रूप से सोशल डिस्टेंसिंग को जाने अनजाने अवॉइड कर देते हैं। ये देखिए कहीं पर भी किसी भी तरह की कोई मार्किंग का निशान नहीं है। यही एक वजह है कि सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं हो पाता है। हालाँकि अधिकांश उपभोक्ताओं ने मास्क का इस्तेमाल किया हुआ है, लेकिन मास्क के साथ साथ 1-2 गज की दूरी बनाए रखना भी बड़ा ज़रूरी है। और ये मार्किंग नहीं होने की वजह से, चूँकि सफ़ेद रंग के गोले बनाने के निर्देश जिला प्रशासन को दिए गए थे कि प्रत्येक ग्रोसरी स्टोर के साथ साथ जहाँ भी अनुमति दी गई है वहाँ पर वो फुट मार्किंग करें ताकि उपभोक्ता एक उचित दूरी बना के रख सके। लेकिन इस फुट मार्किंग नहीं होने की वजह से उपभोक्ताओं के बीच में जो सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए थी वो कहीं पर भी नहीं दिख पा रही है। जिला प्रशासन का ये बड़ा फेलियर है। जन अनुशासन पखवाड़ा का दूसरा फेज चल रहा है, जिसे रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा का नाम भी दे दिया गया है।
लेकिन बावजूद इसके अभी तक जिला प्रशासन ने इस बारे में न सोचा है, न काम करने की कोई इच्छा दिखाई है, जबकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। इससे एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी पड़ता है। यदि आप किसी दुकान पर शॉपिंग करने जाते हैं, वहाँ पर यदि फूड मार्किंग के निशान बने हुए हैं तो उपभोक्ता उसको फॉलो करता है, लेकिन चूंकि है ही नहीं निशान, न्यूज़ 18 अपने दर्शकों से अपील करता है कि वे कोरोना प्रोटोकॉल की ईमानदारी से पालना करें। साथ ही अब देखने वाली बात होगी कि जिला प्रशासन इस पर अब कब ध्यान देता है। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्री गंगानगर। कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस सख्ती बरत रही है। पिछले 4 दिनों से बिना वजह घूमने वाले लोगों को पुलिस क्वारंटाइन भी कर रही है। दौसा में भी पुलिस ने अब तक करीब 200 लोगों को क्वारंटाइन किया है। बिना वजह घूमने वालों को क्वारंटाइन करके दौसा के सावित्रीबाई छात्रावास में रखा जा रहा है, जहां लापरवाह लोगों की दूसरे दिन सैंपल करवाई जाती है। सैंपल जांच में नेगेटिव आने पर ही घर जाने की अनुमति दी जाती है। अगर क्वारंटाइन सेंटर से कोई पॉजिटिव आया तो उसे 14 दिन के आइसोलेशन पर रखने के निर्देश दिए जाते हैं। आज भी दौसा पुलिस बेवजह घूमने वालों को क्वारंटाइन कर रही है। हाँ, जो लापरवाह हैं बिल्कुल ही बार बार समझाइश के उपरांत भी वो घर पर नहीं रुक रहे, तो उनको जो है डिटेन करके क्वारंटाइन किया जा रहा है। कोरोना के बढ़ते केस के बावजूद लोग लापरवाही से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसे में प्रशासन ने भी सख्त रूप दिखाना शुरू कर दिया है। झालावाड़ में पुलिस ने ऐसे ही लापरवाह लोगों के खिलाफ कार्रवाई की और बेवजह घूम रहे 105 लोगों को क्वारंटाइन सेंटर भेज दिया। इन लोगों की कोरोना जांच भी करवाई गई। साथ ही पुलिस ने इन्हें अनोखी सजा देते हुए कई व्यायाम करवाए, उठक बैठक करवाई गई और उनसे दौड़ भी लगवाई गई। अभी जो नई गाइडलाइन है उनके अनुसार जो क्वारंटाइन किया जा रहा है, क्वारंटाइन वाले जो व्यक्ति हैं, इनमें से 10 व्यक्ति तो जो ऊपर जिनका चेकअप किया गया है वो रात भर यहीं रुकेंगे, रात भर क्वारंटाइन रहेंगे। और जो अदर व्यक्ति जो घूमते हुए जो मिले हैं, मनचले हैं, इनको दिन भर क्वारंटाइन करके इनको शाम को अभी जो रिलीव किया गया है, ये हिदायत देके किया गया है कि अगली बार इनको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा। रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े में जरूरी दुकानों को 11 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। इस दौरान बाजारों में बड़ी भीड़ उमड़ रही है, जिसके कारण संक्रमण के तेज होने की आशंका और बढ़ रही है। डूंगरपुर के एक बाजार का हाल बता रहे हैं हमारे संवाददाता जयेश पवार। डूंगरपुर जिले में कोरोना संक्रमण के आंकड़े अब डरावने होते जा रहे हैं। दूसरी लहर की बात करें तो 1 अप्रैल से अब तक करीब 7,000 कोरोना संक्रमित मिल चुके हैं पूरे ज़िले में। वहीं मौतों की बात करें तो पिछले 15 दिनों में 200 से ज़्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह जो मानी जा रही है, सुबह 11 बजे तक तो सरकार ने आवाजाही की और ख़रीदारी की अनुमति कर रखी है। कुछ अनुमत श्रेणी की दुकानों को जो है वो व्यापार के लिए अनुमत कर रखा है। उस दौरान जो बाज़ारों में भीड़ उमड़ रही है वो कोरोना संक्रमण की चैन को तोड़ने में सबसे बड़ी बाधा बनकर सामने आ रही है। इस वक्त हम डूंगरपुर के तहसील चौराहे पर खड़े हैं, जहाँ पर पुलिसकर्मी जो है वो लोगों को आने जाने पे चेक कर रहे हैं और उनको जो आने जाने का कारण पूछ रहे हैं। फिर भी जो लोग हैं वो मान ही नहीं रहे हैं। हम इस वक्त बात करेंगे। भैया, ये किस प्रकार के बहाने कर रहे हैं लोग यहाँ पर आज? ये सर बहाने हॉस्पिटल के बहाने कर रहे हैं अधिकतर तो, और कोई सब्जी लेने जा रहे हैं, बेवजह घूम रहे हैं, इनका कोई कारण नहीं है। और पकड़ लेते हैं तो बस इनके पास एक ही बहाना होता है कि हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, जबकि ये कोई ऐसा कोई ऑथेंटिक रीज़न नहीं है इनका कोई। और ये सब्जी लेने जा रहे हैं, ना कोई इस काम से जा रहा है, इस काम से जा रहा है, बाकी इनका कोई बेवजह घूम रहे फालतू में। जन अनुशासन पखवाड़े का बिल्कुल भी किसी तरह से पालन नहीं कर रहे हैं और ये बोलते ही फिर रहे हैं। तो पुलिसकर्मियों का भी कहना है कि लोग तरह तरह के बहाने बनाते हैं, बेवजह जो है सड़कों पर घूम रहे हैं, कोई क्या बहाना बनाता है। लेकिन जागरूकता की बात करें और प्रशासन की बात करें तो नगर परिषद जो है वो लगातार जागरूकता को लेकर के कार्य कर रही है। साथ में सख्ती भी की जा रही है, दुकानें सीज की जा रही हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं कि नगर परिषद के कार्मिक जो है वो आने जाने वाले लोगों को कोरोना जागरूकता के पैम्पलेट बांट रहे हैं। इसके अलावा मास्क भी वितरित किए जा रहे हैं और कई तरह के प्रकल्प जो है वो नगर परिषद प्रशासन और उनकी तरफ से लोगों को जागरूक करने के लिए किए जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ नगर परिषद के आयुक्त नरपत सिंह राजपुरोहित मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि किस प्रकार के प्रकल्प ये कर रहे हैं। सर, कोरोना रोकथाम के लिए क्या किया जा रहा है? राज्य सरकार के जो रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा है उसके अंतर्गत आईसी एक्टिविटी के अंतर्गत हम लोगों को जागरूक कर रही है, मास्क वितरित कर रही है, लोगों को रोको टोको अभियान के अंतर्गत समझा रही है कि आप भीड़ इकट्ठी नहीं करें, पैम्पलेट वितरित कर रही है और इसके अलावा सख्ती भी जारी है कंटिन्यू। इसी प्रकार की जागरूकता से ही कोरोना संक्रमण की चेन को रोका जा सकता है। जयेश पवार, न्यूज़ 18 राजस्थान, डूंगरपुर।
प्रदेश भर में महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा चल रहा है, जिसकी पालना को लेकर टोंक शहर की फल मंडी में नगर परिषद आयुक्त जायजा लेने पहुंचे और सुरक्षा व्यवस्था बनाने में सभी वॉलंटियर्स को दिशा निर्देश दिए। मंडी सचिव भी यहां लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाने और कोरोना संक्रमण से बचने के तमाम प्रयासों के बारे में लोगों से अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे संवाददाता दौलत पारिक ने जायजा लिया, देखिए रिपोर्ट। महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा चल रहा है और टोंक के कृषि मंडी के बाहर हम खड़े हैं, देख पा रहे हैं आप यहाँ नगर परिषद की टीम है वो पूरी तरह से मुस्तैदी से उन लोगों को रोकने की कोशिश कर रही है जो बेवजह आए हैं और वो तमाम सारी चीज़ें वो हो रही है। हम आपको बताना चाह रहे हैं कि हम मुख्य गेट है वहाँ नगर परिषद की जो टीम है बहुत ही ज़रूरी लोग हैं उनको यहाँ आने जाने दिया जा रहा है और मंडी से संबंधित जितने भी कामकाज है जो लोग मंडी से संबंधित लोग हैं उन्हीं को यहाँ आने जाने दिया जा रहा है। नगर परिषद के आयुक्त यहाँ मोर्चा संभाले हुए हैं और पूरी टीम के साथ में वो कोशिश की जा रही है कि ज़रूरत के सामान से संबंधित लोग ही यहाँ पहुँचे। मंडी में जिनको काम है वो ही लोग यहाँ आए और अब भीड़ देख सकते हैं यहाँ पर जो लोगों की भीड़ है वो यहाँ मंडी है इसलिए ये देखने का आ रही है। हालांकि यहाँ पर लोगों के मास्क लगे हुए हैं। ये जो टीम है वो कोशिश कर रही है कि उन लोगों को पूरी तरह से रोका जाए। नगर परिषद आयुक्त धर्मपाल जाट हमारे साथ मौजूद है, इनसे पूछते हैं कि किस तरह की कार्रवाई, किस तरह का मुस्तैदी यहाँ आप सुबह से ही संभाल रहे हैं। जी, क्या कुछ मंडी में लोगों की जो भीड़ है वो कम होने का नाम नहीं लेती है? तमाम तरह की जो कोरोना संक्रमण की बातें हैं वो सामने आती है और टोंक की बात करें तो संक्रमण का खतरा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। मंडी में किस तरह का कार्रवाई, किस तरह का माहौल आप बना रहे हैं? पहले मूलतः सब्जी मंडी और फल मंडी एक ही जगह थी। आप मंडी सेक्रेटरी साहब हैं रतिराम जी, तो हमने एक ज्वाइंट बैठक की और पूरा एक डेटाबेस तैयार किया कि भाई कितने लोगों की सब्जी मंडी में सब्जी बेचते हैं, कितने लोग फल बेचते हैं। हमने इस सब्जी मंडी को 2 जगह डिवाइड कर दिया है। सब्जी मंडी एक दूसरी जगह शिफ्ट कर दी है जो कि अनाज मंडी का एक बड़ा कैंपस है और फल मंडी को उधर ही रख लिया है। जो वर्कर्स है, जो वॉलंटियर है, वो पूरी ये कोशिश कर रहे हैं कि लोगों का प्रवेश जो है वो ज़रूरत के हिसाब से ही हो, मास्क लगा हुआ हो। आप देख सकते हैं बिना मतलब जो भी आ रहे हैं उनसे पूछताछ करने के बाद ही आगे की जो है अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए दौलत पारिक, टोंक। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कोरोना महामारी की आपदा को जहां कई लोगों ने लूट का अवसर बना लिया है, वहीं कई लोग ऐसे भी हैं जो इस संकट काल में मानवता की मिसाल कायम कर रहे हैं, वो भी अपनी जान जोखिम में डालकर। सेवा जिनका कर्म है, इंसानियत ही धर्म है, इनके रहते सांसें नहीं थमेंगी, ये हैं तो नब्ज नहीं रुकेगी। मानवता ही इनका ईमान, कलयुग के हनुमान। कोरोना के विनाशकारी वार से देश प्रदेश में हाहाकार है। वायरस की बेकाबू रफ्तार ने सबको लाचार कर दिया है। हर तरफ दहशत और निराशा है। लेकिन क्यों निराश हुआ जाए जब समाज में इमरान जैसे इंसान हैं, जिनके लिए ना किसी जाति का मतलब है, ना मजहब का बंधन है। उनके लिए तो बस उनका ईमान और धर्म है इंसानियत की सेवा। तभी तो दिन रात का चैन कुर्बान कर हथेली पर जान लिए वो बांट रहे हैं संजीवनी। ताकि किसी की सांसें नहीं थमे, किसी के नब्ज नहीं रुके। रात के 12 बज रहे हैं, लेकिन कलयुग के इन हनुमानों के लिए रात के 12 बजे हो या फिर अलसाती भोर के 4, इसकी कोई परवाह नहीं, क्योंकि इन्होंने संकल्प लिया है सेवा का, उखड़ती सांसों को संजीवनी देने का। तभी तो ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम किया, बाइक पर लादी और निकल पड़े किसी की जान बचाने, मानवता का धर्म निभाने। कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं और जिनके घर पे मतलब कोई आदमी ऐसा नहीं बच रहा है जो गैस से ये अपने ऑक्सीजन लेना है। अच्छा। तो हम उनके घर पे जाके ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाके लगा रहे हैं। अच्छा। और कंटिन्यू उनको ये मदद दे रहे हैं। जो घर में 3 जने पॉजिटिव आए, 2 जने दोनों ही पॉजिटिव आए, उनके पास जैसे कोई आदमी नहीं है सिलेंडर लाके रखने वाला। युवाओं की इस टीम के पास जैसे ही ऑक्सीजन या अन्य जरूरत की चीजों के लिए फोन आता है, पूरी टीम एक्शन में आ जाती है। सभी चीजों का इंतजाम कर वे तत्काल उनके पास पहुंच जाते हैं जिनकी उम्मीदों का दामन खाली हो चुका रहता है।
इनका जज्बा देखिए, ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए घंटों लाइन में खड़े रहते हैं। ऑक्सीजन के ऊपर लगाने का सिस्टम आता है, कोटा में कहीं नहीं मिल रहा। हम बूंदी से 12 से जैसे भी हमारे पास इंतजाम हो रहा है, हम वो लाकर लोगों तक पहुंचा रहे हैं। हमारी पूरी टीम इसमें जुटी हुई है, कंटिन्यू हम वर्क कर रहे हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं। आंखों से दिखाई तक नहीं देने वाले इस वायरस के वार ने तो अपनों को अपनों से दूर कर दिया। बाप को बेटा तो भाई को भाई नहीं पहचान रहा। ऐसे में युवाओं की टीम अपने पराये का भेद किए बिना बस दिन रात मानवता की सेवा में जुटी है। कलयुग के इन हनुमानों को न्यूज़ 18 भी सलाम करता है। न्यूज़ 18 के लिए कोटा से शाकिर अली की रिपोर्ट। चिड़ावा का नाम लेते ही जिसकी याद सबसे पहले आती है वो है वहां का लजीज पेड़ा। इतना स्वादिष्ट कि इसका स्वाद देश प्रदेश की सीमाओं को लांघकर विदेशों तक जा पहुंचा है, लेकिन कोरोना की जोरदार मार पेड़े पर भी पड़ रही है। चिड़ावा की पहचान है, स्वाद की खान है, दुनिया है दीवानी जिसकी कोरोना से हलकान है। चिड़ावा आए और यहाँ का पेड़ा नहीं खाए मतलब चिड़ावा आना बेकार। बेशक चिड़ावा के पेड़े में वो अनोखा स्वाद है कि जो एक बार चख ले वो दीवाना हो जाए। तभी तो इस पेड़े की सौंधी महक मरुधरा और भारत की सीमाओं को पार कर विदेशों तक जा पहुंची है। लेकिन सालाना 50 करोड़ के पेड़े उद्योग पर कोरोना ने जोरदार वार किया है। इस वायरस की मार ने इस उद्योग की सांसें फुला दी हैं। सच्चाई तो ये है कि सालाना व्यापार 50 करोड़ से घटकर 5 करोड़ पर लुढ़क गया है। कोरोना काल पे बहुत बुरा असर पड़ा है पेड़ों में और कारोबार केवल पूरे ज़िले में 10% के लगभग रह गया, क्योंकि जो भी प्रवासी जितने भी थे कलकत्ता बम्बई से प्रवासी है उनका आनागमन बिल्कुल बंद हो गया है। आज इस कोरोना काल के कारण जो 1 वर्ष से कोरोना काल चल रहा है, इसके कारण हम तो हमारे यहाँ के रहते हुए भी हमारे पेड़े खाने को तरस गए हैं। पता नहीं कितने दिन और ये चलेगा और हम अपनी चिड़ावा की प्रसिद्ध चीजों से यहाँ के रहते हुए वंचित रहेंगे। चिड़ावा के पेड़ों की खासियत ये है कि 30 से 40 दिनों तक खराब नहीं होते। यही कारण है कि यहाँ के पेड़े सभी राज्यों के लोगों को पसंद हैं। लेकिन कोरोना के कारण पेड़ों की बिक्री ठप हो गई है। शेखवाटी इलाके में लगने वाले मेले और बड़े मंदिरों के कार्यक्रमों के बंद होने का भी खासा असर चिड़ावा के पेड़े उद्योग पर पड़ा है। लिहाजा शहर में पेड़े की करीब 250 दुकानें बंद होने की कगार पर हैं। जाहिर है दम तोड़ रहे पेड़े उद्योग की मार इस इलाके के रोजगार पर भी पड़ी है। गाय भैंस का दूध लेते हैं, उसमें से दोनों गाय भैंस का दूध मिक्स करके उसका खोआ निकालते हैं। खोआ निकाल कर उसका बड़ी कढ़ाई में लेते हैं, उसमें मावा इकट्ठा कर मावा इकट्ठा करके उनका चाशनी देते हैं। चाशनी में मावा डालते हैं और उसमें मस्तार चलाते हैं और कंटिन्यू चलाने से मावा की घटाई होती है और पेड़े अच्छे बनते हैं, इसलिए चिड़ावा के प्रसिद्ध पेड़े आते हैं। कि पहले तो क्या है कि कोरोना काल से पहले तो अच्छी मांग थी पेड़े की, लेकिन जब से कोरोना काल स्टार्ट हुआ है पिछले 1-1.5 साल से जो बाहर के लोगों का आना भी कम हो गया है, कुछ लोग बाहर के वजह घूमना भी लोगों ने कम कर दिया है, तो इस कारण क्या है पेड़े की डिमांड में बहुत ज़्यादा फर्क आया है। कोरोना काल में कम होती मांग ने पेड़े का स्वाद फीका कर दिया और इलाके की रौनक भी छीन ली। हालांकि लोगों को उम्मीद है कि ये संकट का दौर जल्द ही खत्म होगा और एक बार फिर चिड़ावा का पेड़ा उद्योग नई ऊंचाइयां छुएगा। 50 करोड़ रुपए सालाना का व्यापार आज 10% पे आके रुक गया है। करीब 5 से 7 हजार लोगों को बेरोजगार हो गए हैं और इससे लोग काफी चिंतित है और करीब 14 महीनों से व्यापार बंद पड़ा है। आगे कब शुरू होगा ये भी इसकी कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। कैमरा पर्सन मोहसिन के साथ इम्तियाज भाटी, न्यूज़ 18 झुंझुनू। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।